नथिंग स्ट्रेंथन्स अथॉरिटी सो मच एज साइलेंस। मतलब एक चुप्पी, एक साइलेंस जितना देखो अथॉरिटी को मजबूत बनाती है उतना कोई और मजबूत नहीं बना सकता। इस चीज के देखो दो मतलब हो सकते हैं। पहला मतलब तो शायद आपने गैस कर भी लिया होगा। जैसे देखो सरकार किसी एक पर्सन के राइट्स को दबाने की कोशिश कर रही है, बाकी पर्सन्स चुप हैं, देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, सरकार का विरोध भी नहीं कर रहे हैं, तो सरकार को यह लगेगा कि बाकी लोग चुप हैं, इसका मतलब उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब हम चाहे जो कर सकते हैं और किसी के भी राइट्स को हम सप्रेस कर सकते हैं। इससे अथॉरिटी और ज्यादा मजबूत होती है। समझ गए? क्योंकि जनता चुप है, जनता चुप तो अथॉरिटी मजबूत, जनता विरोध करती है तो अथॉरिटी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है। इसके अलावा इसका दूसरा मतलब देखो यह भी हो सकता है, अगर इंडिविजुअल लेवल पे देखें, जैसे एक क्लासरूम है, क्लासरूम में ना टीचर ने एंटर किया, दो स्टूडेंट्स ना आपस में लड़ रहे हैं, टीचर ने ना कुछ नहीं बोला, टीचर नहीं चिल्लाया, बस 1 मिनट तक लगातार टीचर वहां पे खड़ा होकर देखता रहा लड़ने वाले स्टूडेंट्स को, और टीचर की इमेज जो है ऑलरेडी सीरियस वाली है। तो भैया इस सिचुएशन में बल्कि टीचर ज्यादा डरा देगा बच्चों को। कुछ बोला ही नहीं, एक भी शब्द, बस 1 मिनट तक देखता रहा उन दोनों बच्चों को जो आपस में लड़ रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन में टीचर का जो साइलेंस है ना, वो ये दिखाएगा कि टीचर पूरी सिचुएशन को टीचर ने कंट्रोल में करके रखा है। टीचर की जो अथॉरिटी है वो और ज्यादा मजबूत होगी एज कंपेरिजन टू अगर टीचर चिल्लाना स्टार्ट कर देता। समझ गए? एक और एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे देखो पॉलिटिशियंस हैं, कंट्रोवर्सी में पड़ते रहते हैं। अब कुछ पॉलिटिशियन ऐसे होते हैं कंट्रोवर्सीज पे ना चुप रहते हैं, मतलब इग्नोर सा करने की कोशिश करेंगे कि अभी मैंने देखा नहीं है, अभी देखता हूं क्या उन्होंने बोला है। तो इससे वो पॉलिटिशियन ना ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं इन छोटी मोटी चीज़ों में नहीं पड़ता हूं, सिचुएशन मेरे कंट्रोल में है और मुझे इन चीज़ों में नहीं पड़ना है। जानबूझ के वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं। देखा होगा आपने, साइलेंस एक बहुत बड़ी पावर है। जैसे कई बार जैसे मैं भी टीम मीटिंग्स करता हूं ना, तो टीम में ना अलग अलग लोग अपनी ओपिनियन देते हैं, अलग अलग लोग अपनी ओपिनियन देते हैं। मैं मीटिंग में ना कुछ नहीं बोलता, मैं अलग अलग जो लीडर्स हैं ना उनकी बातें सुनता हूं, ध्यान से सुनता हूं। उनको भी सेटिस्फेक्शन रहती है कि सर ने हमारी बातें जो हैं वो ध्यान से सुनी है, अब सोच समझ के ही फैसला लिया जाएगा। और ऐसा नहीं, वास्तव में सोच समझ के ही फैसला लिया जाता है। लेकिन अगर उसी समय मैं बोलना स्टार्ट कर दूं तो टीम लीडर्स को लगेगा यार, मतलब सर बोल रहे हैं, तो इसलिए मैं पूरा पूरा मौका देता हूं कि आप बोलिए, मैं सिर्फ सुनूंगा। और डिसीजन लिया जाएगा वो सोच समझ के ही लिया जाएगा। लेकिन वो जो साइलेंस है ना, वो साइलेंस एक बहुत बड़ा ट्रस्ट पैदा करता है। टीम लीडर्स को लगता है कि सर जो है हमारे पर्सपेक्टिव सुन रहे हैं, डिसीजन मेकिंग में वो फील करते हैं कि हमारा पार्टिसिपेशन है। खैर आज का बहुत हो गया कोट। डेट आज की देखो 20 मार्च है। आज अच्छे अच्छे इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से संबंधित इंडिया की नई पॉलिसी आई है। इंडिया चाहता है बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करे। सबसे पहला इशू हम यही डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे फॉरेस्ट फायर से संबंधित इशू है और तीसरे नंबर पे गिग वर्कर्स से संबंधित इशू है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन में। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इंडिया की नई इलेक्ट्रिक पॉलिसी से संबंधित है। आप देखो सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से, इवन ये आर्टिकल तो देखो जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी और इन्वायरमेंट से भी रिलेट किया जा सकता है। शुरुआत में इंट्रोडक्शन में राइटर ये कहते हैं 2020 में ना टेस्ला कंपनी, इलोन मस्क वाली जो कंपनी है ना टेस्ला, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी। उस समय टेस्ला ने ना यूएस और यूरोप की मार्केट को कैप्चर कर लिया था पूरी तरह से और इंडिया में आने की तैयारी कर ली थी। उन्होंने इंडिया में प्लांट इस्टेब्लिश करने की साइट भी फाइनल कर ली थी, हायरिंग भी शुरू कर दी थी। पर देखो इंडिया में आने से पहले ना टेस्ला कंपनी इंडिया की मार्केट को परखना चाहती थी। यू देखना चाहती थी कि इंडिया की मार्केट में हमारी कारें कैसे परफॉर्म करेंगी। और लेकिन उस समय टेस्ला की कार अब आपको पता है महंगी होती हैं, $35,000 से ज्यादा। तो टेस्ला कार इंपोर्ट करने पे प्राइस के हिसाब से कस्टमर्स को 100%
ड्यूटी देनी पड़ती, 100% इंपोर्ट ड्यूटी। तो टेस्ला कंपनी को यह उम्मीद थी कि अब तो हम इंडिया में प्लांट ओपन करने जा रहे हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, इसकी हमने कवायद भी स्टार्ट कर दी है। तो उन्होंने भारत की सरकार से बोला कि आप ना ये 100% जो इंपोर्ट ड्यूटी है ना इसे कम कर दीजिए। लेकिन 2021 में सरकार ने साफ साफ बोल दिया कि एक कंपनी को फेवर करने के लिए हम ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेंगे। तो टेस्ला कंपनी ने ना फिर अपनी जो योजना थी वो शिफ्ट कर दी, उन्होंने इंडोनेशिया में अपना प्लांट एस्टैब्लिश किया। हालांकि देखो बीच बीच में लगातार टेस्ला और भारत सरकार के बीच डिस्कशन चल रहा था, पर ना 2023 में एक बड़ी खबर आई। चाइना की एक कंपनी है BYD। ये जो चाइना की कंपनी है ना, ये पूरे वर्ल्ड में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचने वाली सबसे बड़ी कंपनी बन गई। एक साल में 32 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचे चाइना की इस कंपनी BYD ने। इंडियन मार्केट में भी चाइना की लो कॉस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। आप देख लीजिए हमारे देश में चाइनीज़ कंपनी ने मोबाइल फ़ोन की तो मार्केट को कैप्चर कर लिया, और डर ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में चाइना आगे है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मार्केट को भी चाइना कैप्चर कर लेगा। तो उस समय ना यूएस में भारत के प्रधानमंत्री मोदी और टेस्ला के हेड इलोन मस्क ने ना मीटिंग की, और ये डिसाइड हुआ कि टेस्ला इंडिया में प्लांट लगाएगा। लेकिन बात वही, इंपोर्ट ड्यूटी में रिलैक्सेशन मांग रहा था टेस्ला, और फाइनली गवर्नमेंट ने बात मान ली। लेकिन इलेक्ट्रिक पॉलिसी में बदलाव किया गया भारत सरकार के द्वारा, ताकि किसी एक कंपनी को फायदा ना हो, सभी फॉरेन कंपनीज को फायदा हो। तो अब एक बार देख लेते हैं भारत की नई इलेक्ट्रिक पॉलिसी में क्या खास बात है, और कैसे चाइना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में वर्ल्ड लीडर बना, और कैसे इंडिया वर्ल्ड लीडर बनना चाहता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में। समझ गए? तो सबसे पहले इंडिया की नई इलेक्ट्रिक पॉलिसी, इसके मेजर पॉइंट्स क्या हैं? देखो, सबसे पहली चीज, इंडिया की इलेक्ट्रिक पॉलिसी का मकसद यह है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फील्ड में इंडिया को ग्लोबल हब बनाना। समझ गए? देखो, इंडिया इस पॉलिसी से वर्ल्ड के सभी बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए बुलाना चाहता है। तो इसी वजह से नई इलेक्ट्रिक पॉलिसी में इंडिया ने कंसेशन ऑफर किए हैं बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कंपनीज को कि आप इंडिया में आइए, इन्वेस्ट कीजिए। नंबर 1 पॉइंट, अगर देखो कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली कंपनी मिनिमम 4150 करोड़ इन्वेस्टमेंट इंडिया में करती है और 3 साल के अंदर अंदर प्लांट भी शुरू कर देती है, और प्लांट भी देखो ऐसे, मतलब कार मैन्युफैक्चर होना, उसमें 30% जो कंपोनेंट्स हैं वो डोमेस्टिक होना चाहिए, इंडिया से ही सोर्स किया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाहर से कंपोनेंट ले आए आप। तो कंडीशन फिर से देख लीजिए, अगर कोई कंपनी मिनिमम 4150 करोड़ रुपए इंडिया में इन्वेस्ट करती है, 3 साल के अंदर प्लांट शुरू कर देती है, और उसमें कार जब मैन्युफैक्चर होगी उस प्लांट में डोमेस्टिक कंपोनेंट 30% इंडिया से ही सोर्स किया होना चाहिए, तो फिर इंडिया रिलैक्सेशन देगी उस कंपनी को। उस कंपनी के लिए $35,000 से ज्यादा की जो प्राइस वाली कार है ना, उस पे इंपोर्ट ड्यूटी सरकार ने घटा दी है, उस पे इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी अब 15%, पहले 100% लगा करती थी। और ये इंपोर्ट ड्यूटी में रिलैक्सेशन दी गई है ना कुछ कंपनीज के लिए जो ये कंडीशन को फुलफिल करती है, 4150 करोड़ इन्वेस्टमेंट और 30% डोमेस्टिक कंपोनेंट। ये इंपोर्ट ड्यूटी वाला रिलैक्सेशन 5 साल के लिए एप्लीकेबल रहेगा। अब देखो, ये जो नई इलेक्ट्रिक पॉलिसी में सरकार के द्वारा कंसेशन दिया गया है, इससे सबसे ज़्यादा फायदा जो है ना टेस्ला कंपनी को ही होगा, क्योंकि टेस्ला कंपनी इंडिया में ना मार्केट को परखना चाहती थी यहाँ पे प्लांट इस्टेब्लिश करने से पहले। तो अब ना टेस्ला की जो कारें हैं ना वो $35,000 से ऊपर की ही हैं, और इंडिया की डोमेस्टिक कंपनी टाटा, महिंद्रा, इनको टेस्ला की कारों से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कंपनीज जो है ना टाटा, महिंद्रा, ये सस्ती कारें बनाती हैं 20 से लेके $25,000 की रेंज में। तो इनको टेस्ला की कारों से कोई कंपटीशन नहीं है। और चाइना की जो कंपनीज हैं वो रेस से बाहर हो जाएंगी, क्योंकि चाइना की जो कंपनी है ना BYD, वो सस्ती कारें बनाती हैं, वो $25,000 के आसपास बनाती हैं। अब देखो, ये जो नई पॉलिसी है वो कहती है $35,000 से ज्यादा की कारों के लिए हम रिलैक्सेशन देंगे इंपोर्ट ड्यूटी में, और इससे कम की कारों के लिए हम नहीं देंगे।
और BYD कंपनी तो कम की कारें बनाती है, यानी चाइना की BYD कंपनी को रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। अब हम ये देखते हैं कि चाइना कैसे डोमिनेंस इस्टेब्लिश करने में सफल हो पाया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इंडस्ट्री में। देखो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली जो कार होती है ना, उनका सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट क्या है? लिथियम बैटरी। पूरी कार की जितनी कॉस्ट होती है ना, उस कॉस्ट का 40% कॉस्ट तो बैटरी का ही होता है। और चाइना ने, आपको पता है, लिथियम बैटरी बनाने में महारत हासिल कर ली है, बहुत आगे जा चुका है चाइना लिथियम बैटरी के मामले में। आज वर्ल्ड की 2 बड़ी कंपनीज हैं जो लिथियम बैटरी बना रही हैं, जो वर्ल्ड की 55% से ज्यादा बैटरीज बना रही हैं, और वो दोनों की दोनों जो कंपनीज हैं ना, वो चाइना की ही हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरी में चाइना का डोमिनेंस बैटरी को बनाने वाले रेयर अर्थ मिनरल्स की मोनोपोली से भी आता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरी बनाने में मोस्टली लिथियम और कोबाल्ट का यूज होता है, और चाइना ने इन मिनरल्स की सप्लाई चेन पे अपना कब्जा करके रखा है पूरी तरह से। आपको याद होगा, हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, चाइना में ना लिथियम के रिजर्व बेशक सबसे ज्यादा नहीं है वर्ल्ड में, बट दिक्कत यह है लिथियम को रिफाइन करने की कैपेसिटी चाइना के पास है सबसे ज्यादा। इवन ऑस्ट्रेलिया भी लिथियम की माइनिंग करने के बाद में लिथियम को चाइना के पास भेजता है रिफाइनिंग के लिए, उसकी प्रोसेसिंग के लिए। और सबसे लास्ट पॉइंट यह है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी के अलावा चाइना ने ना बहुत ज्यादा सब्सिडी दी है अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर को। इतनी ज्यादा सब्सिडी दी है, $57 बिलियन की। अब देखो, सब्सिडी मिलेगी कार मैन्युफैक्चरर को, तो जाहिर तौर पे वो अपने ऑपरेशंस को और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बना सकता है, और यही किया चाइना की कंपनीज ने। इवन यूरोपियन कमीशन ने तो इसमें इंक्वायरी भी स्टार्ट की है। उनका आरोप ये है कि चाइना की जो कंपनी है BYD, ये चाइना की सरकार से सब्सिडी लेती है और यहाँ पे आके यूरोप में अपनी कारों को डंप कर देती है, और हमारे जो कार मैन्युफैक्चरर है ना, वो कंपटीशन से आउट हो रहे हैं। अब देखो, किसी भी देश के लिए ना ये जो ऑटोमोबाइल सेक्टर होता है ना, उस देश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे देश में जैसे टाटा है, महिंद्रा है, ये कार मैन्युफैक्चर करते हैं। इससे बहुत सारे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, इकोनॉमी एक्सपेंड होती है। लेकिन चाइना की जो ये BYD कंपनी है, अब ये चाइना की सरकार से सब्सिडी लेती है और सब्सिडी लेकर सस्ती कारें बेच पाती हैं यूरोप की मार्केट में। इससे यूरोप की जो कार मैन्युफैक्चरर हैं वो फेल हो रहे हैं, कंपटीशन से आउट हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ की सरकार सब्सिडी दे नहीं रही। इसी इशू पे अब इन्वेस्टिगेशन कर रहा है यूरोपियन कमीशन। इवन हमारे देश में ना ऑटोमोबाइल सेक्टर पूरे वर्ल्ड का सबसे तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा है, हमारे देश का ऑटोमोबाइल सेक्टर पूरे वर्ल्ड में। और चाइना की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में मोनोपोली है। इससे एक और सिक्योरिटी कंसर्न देखो ये भी है कि ना सॉफ्टवेयर, अब आपको पता है चाइना पे ना आरोप लगता रहता है, जैसे टिकटॉक है, ये यूजर्स का डेटा जो है ना वो बेच देते हैं चाइना की सरकार को या दे देते हैं। वैसे ही अब चाइना के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो सॉफ्टवेयर होगा वो भी यूजर्स का डेटा लेगा, और डर ये है कि डेटा चाइना की सरकार को दे देगा और चाइना की सरकार फिर उसका मिसयूज करेगी। ये भी एक कंसर्न है। अब बात इंडिया की कर लेते हैं। इंडिया को क्या चैलेंजेस और क्या एडवांटेजेस हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में। देखो, पहले चैलेंजेस की बात करते हैं, उसके बाद एडवांटेजेस की। देखो, इंडिया ना लिथियम के लिए 100% इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, और वो भी मोस्टली चाइना के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में इंडिया काफ़ी पीछे चल रहा है, क्योंकि हमारे पास लिथियम नहीं है, हम इंपोर्ट करते हैं। इंडिया के मार्केट में अभी भी लोग ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ एक लेवल से ज़्यादा इंक्लाइन नहीं हो रहे हैं, अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का शेयर 15% है, हमारे देश में अभी भी सिर्फ 4% है। इसके पीछे का एक बड़ा रीजन ये भी है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। यूएस में देखो, जहां 23 कारों के लिए एक चार्जिंग स्टेशन है, वहीं इंडिया में ना 199 कारों के लिए एक स्टेशन है। इंडिया में पहले से ही बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कार बेच रही हैं। जैसे देखो, MG कंपनी का नाम आपने सुना होगा, चाइनीज कंपनी के पास में ओनरशिप है MG कंपनी की। तो जिस तरह चाइनीज मोबाइल ने इंडिया को कैप्चर कर लिया, वैसे ही चाइनीज कंपनीज सस्ती इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया में डंप करने की कोशिश करेंगी, और इंडिया ने जल्द एक्शन नहीं लिया तो इंडिया इस चीज से निपट नहीं सकेगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ये तो चलो हमने सब कंसर्न्स की बात की, चैलेंजेस की बात की। अब एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। इंडिया देखो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लीड कर रहा है।
तो इसी को कार सेक्टर में रेप्लिकेट कर सकता है। लिथियम के लिए ना इंडिया ने अर्जेंटीना की 5 माइंस के लिए एग्रीमेंट साइन किया है, और हाल ही में इंडिया के, आपको याद होगा, जम्मू एंड कश्मीर में भी लिथियम का एक बहुत बड़ा रिजर्व मिला। हालांकि अभी वहां से माइनिंग स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद तो है कम से कम कि जम्मू एंड कश्मीर में माइनिंग जब होगी तो चाइना की मोनोपोली को शायद इंडिया ब्रेक कर सके। और हाल ही में ना सोडियम आयन बैटरी का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हुआ इंडिया में, जो कि देखो एक अल्टरनेटिव है लिथियम आयन बैटरी का। और सबसे लास्ट में, वैसे देखो 2 पॉइंट्स हैं, इंडिया ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी लॉन्च की और फेम पॉलिसी भी लॉन्च की। इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए अलग से एक इकोसिस्टम देश में डेवलप करना चाहता है। और वैसे देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो सॉफ्टवेयर यूज होता है, सॉफ्टवेयर में तो इंडिया को महारत हासिल है, तो ये भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा यूजफुल साबित होगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए इकोसिस्टम तैयार करने में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हमारे देश में फॉरेस्ट फायर्स से संबंधित है। आप देखो सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? कुन्नूर फॉरेस्ट रेंज, ये देखो तमिलनाडु के नीलगिरीज में है। यहां पर ऑलमोस्ट 1 हफ्ते से फॉरेस्ट फायर्स देखी जा रही हैं, लेकिन अभी भी आग को नहीं बुझाया जा सका है। देखो सबसे पहले बेसिक्स की बात करते हैं। जंगल में आखिरकार आग क्यों लगती है, कैसे लगती है? वैसे तो देखो जंगल में आग लगने के ना दोनों टाइप के रीजंस हो सकते हैं, नेचुरल रीजंस भी और ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण भी फॉरेस्ट में फायर लगती है। बट 95% जो फॉरेस्ट फायर के केसेस होते हैं ना, वो ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण होते हैं। पहले नेचुरल कासेस की बात करें, जैसे देखो गर्मियों में ना जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो एकदम से लाइटनिंग के कारण जमीन पे बिल्कुल सूखे हुए पत्ते पड़े हैं, तो बिजली कड़की और उसकी वजह से सूखे पत्ते जो थे उनमें आग लग गई, क्योंकि ऑलरेडी गर्मी बहुत ज़्यादा थी। कई बार हमारे देश में तो नहीं, लेकिन कई फॉरेस्ट ऐसे भी होते हैं जहां पे वोल्केनोज होते हैं, वोल्केनो से लावा निकलता है और इस वजह से जंगल में आग लग जाती है। समर सीजन में आग लगने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, तो ये नेचुरल रीजंस हैं। इसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटीज की बात करें, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से कैसे आग लगती है, जैसे देखो कुछ टूरिस्ट हैं या फिर कुछ लोग इलीगल ट्रेसपास करके भी जंगल में चले जाते हैं। अब इन्होंने बीड़ी सिगरेट पी और जली हुई सिगरेट फेंक दी जमीन पे। जमीन पे थे पत्ते, एकदम से पत्ते आग पकड़ लेंगे और वो आग धीरे धीरे फैल जाएगी। इसके अलावा कई बार इलीगल ढंग से जो लोग फॉरेस्ट में घुस जाते हैं ना, वो रात को रुकते हैं और कैंपिंग करते हैं, आग जला लेते हैं, वहां से भी आग कई बार फैल जाती है। आमतौर पे ना जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स है ना, जो लोग जंगलों में रहते हैं, उनको तो पता होता है कि नहीं भैया इस सीजन में आग नहीं लगानी है, बहुत जल्द फैल जाएगी। और जंगल में आग लगती है तो ट्राइबल्स को, फॉरेस्ट ड्वेलर्स को, इनको तो नुकसान होता है, क्योंकि जंगल इनकी जीवन याचिका है, इनके लिए जंगल सब कुछ है। इसके बाद देखो फॉरेस्ट फायर से संबंधित ना कुछ डेटा आप देख लीजिए। 2 साल में एक बार रिपोर्ट आती है, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2 साल में एक बार आती है। 2019 में जो ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी ना फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, इसमें बोला गया हमारे देश में इंडिया के पास टोटल जितना फॉरेस्ट है ना, उसका 36% फ्रीक्वेंट फॉरेस्ट फायर्स के प्रोन है। यानी 36% फॉरेस्ट एरिया में बार बार फॉरेस्ट फायर लगती है। ये 11 स्टेट्स सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं। नाम आप एक बार देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट, फॉरेस्ट फायर्स कौन से फॉरेस्ट में ज़्यादा लगती है? अगर यूपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछ ले, देखो ये ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा लगती है, और जो एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन, माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट हैं, यहां पे फॉरेस्ट फायर लगने के चांसेस कम होते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं क्यों? वाई ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट में फॉरेस्ट फायर ज्यादा लगती हैं जबकि एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन में कम लगती हैं? इसका देखो सीधा सा रीजन ये है, ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट में क्या होता है, ट्रीज जो है ना वो पानी बचाने के लिए अपने जो पत्ते हैं, लीव्स जो हैं, वो शेड कर देते हैं, और वो पत्ते, सूखे हुए पत्ते
जिनमें मॉइस्चर नहीं होता वो ज़मीन पे गिर जाते हैं। वही ज़मीन पे गिरे हुए पत्ते फॉरेस्ट फायर को आगे बढ़ने के लिए फ्यूल का काम करते हैं। जबकि एवरग्रीन फॉरेस्ट में नीचे आपको बहुत कम पत्ते देखने को मिलेंगे तो भी उनमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा मिलेगा, तो आसानी से आग फैलती नहीं है। ये रीजंस हैं, समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो जैसा कि आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी तेज़ी से हो रही है। साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी है। साउथ इंडिया में ये जो फरवरी आया पिछला, ये साउथ इंडिया का सबसे गर्म फरवरी था 1901 के बाद से लेके, और जनवरी जो था 5th वार्मेस्ट था पिछले 100 सालों में। पिछले 2 महीनों में साउथ इंडिया में मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर जो हैं, इवन मीन टेम्परेचर, सब नॉर्मल से ऊपर हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन में तो जाहिर तौर पे फॉरेस्ट फायर्स की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, फॉरेस्ट फायर्स का इंपैक्ट क्या होता है। देखो बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचता है, सॉइल इरोजन होता है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि सॉइल में जो ऑर्गेनिक मैटर है वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। इस वजह से सॉइल का जो स्ट्रक्चर है उसको नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा फॉरेस्ट फायर्स की वजह से कई इन्वेसिव एलियन स्पीसीज आ जाते हैं, मतलब बाहर के स्पीसीज आ जाते हैं उस जंगल में, जिससे पूरा इकोसिस्टम बिगड़ जाता है। फॉरेस्ट में जो जीव जंतु रहते हैं उनको नुकसान पहुंचता है। कई बार तो जैसे ऑस्ट्रेलिया में आग लगी ना, बहुत सारे जो एनिमल्स हैं फॉरेस्ट फायर की चपेट में आ गए और जिंदा जल गए। फॉरेस्ट फायर्स की वजह से बहुत सारी हार्मफुल जो गैसेस हैं वो एमिट होती हैं, जैसे N2O हैं। ये फिर ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट करती हैं। इवन देखो पेड़ों में ना बहुत सारा कार्बन स्टोर होता है। अब एकदम से आग लगी जंगल में तो वो कार्बन रिलीज हो गया पेड़ों से, तो इससे भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है। ये सारे रीजंस हैं, फॉरेस्ट फायर्स के इम्पैक्ट हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं कैसे फॉरेस्ट फायर को बुझाया जाता है। ये तो सरकार के द्वारा जो स्टेप्स लिए गए हैं उनकी बात की गई है इस स्लाइड में तो, लेकिन पहले मैं आपको जनरल तरीके बताता हूं कि कैसे फॉरेस्ट फायर्स को रोका जाता है। देखो सबसे पहली चीज़, विदेशों में तो कई वीडियोस वायरल हुई हैं, आपने देखा होगा, जैसे यूएस की अथॉरिटीज़ हैं हेलीकॉप्टर वगैरह से फॉरेस्ट फायर बुझाने की कोशिश करती हैं और उन केमिकल्स का यूज़ किया जाता है जिनसे आग बुझती है, ऊपर से उनका छिड़काव किया जाता है। बट ये जो मेथड है ना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हमारे देश में इस मेथड का इस्तेमाल नहीं किया जाता, रेयरली किया जाता है, आमतौर पे जब लोगों की जान मुश्किल में होती है। फिर दूसरा तरीका ये है आग को बुझाने का, फॉरेस्ट फायर लाइन इस्टेब्लिश कर दो फॉरेस्ट में। जैसे ये जंगल है, जंगल में क्या होता है कंपार्टमेंट बनाए जाते हैं फायर को बुझाने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई नदी जा रही है तो ये कंपार्टमेंट पकड़ लिया। अब इस कंपार्टमेंट में ना ये जो मैंने लाइन लगाई ना, यहाँ पे फायर लाइन इस्टेब्लिश कर दी। फायर लाइन मतलब एक इतना स्ट्रिप था और स्ट्रिप वाले एरिया में ना नीचे जो भी वेजिटेशन थी ना सब रिमूव कर दी। इससे क्या होगा कि आग आगे नहीं बढ़ पाती, क्योंकि अथॉरिटीज ने खुद से नीचे की वेजिटेशन रिमूव कर दी, तो वहां पे आके ना आग रुक जाएगी। तो इस चीज को कहते हैं फायर लाइन इस्टेब्लिश करना, कि फायर आगे ना बढ़ सके, बिल्कुल छोटे छोटे एरिया में वेजिटेशन रिमूव कर दी। कई बार काउंटर फायर का भी सहयोग लिया जाता है। काउंटर फायर मतलब जैसे ये जंगल है, इस डायरेक्शन से आग आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में आग लगा दी जाती है। दो आग आपस में टकराएंगी तो जो जंगल की आग थी उसको आगे बढ़ने के लिए फ्यूल वगैरह नहीं मिलेगा, उसका सामना आगे आग से ही हुआ है जिसने ऑलरेडी आगे सब कुछ खत्म कर रखा है, तो इससे भी आग बुझ जाती है। लास्ट तरीका तो देखो सिंपल वाला तरीका है, कंपार्टमेंट बनाए और वहां पे जो फॉरेस्ट पर्सनल हैं वो आग की डायरेक्शन को चेंज करते हैं टहनियों से या फिर दूसरे तरीकों से, और फिर एक कंपार्टमेंट में आग बुझाते हैं, फिर अगले कंपार्टमेंट में, फिर अगले कंपार्टमेंट में, ऐसे ऐसे करके फिर आग बुझाई जाती है।
कैसे ना कैसे करके, जैसे फायर लाइन इस्टाब्लिश कर दी या फिर कुछ जहां जैसी सिचुएशन हो उसी हिसाब से। लेकिन ये सबसे लास्ट जो मेथड है ना, देसी मेथड है कि इनफ फॉरेस्ट पर्सनल मौजूद हो, एक कंपार्टमेंट को पकड़ा, वहां पे फायर लाइन इस्टाब्लिश की और उसके बाद अगले कंपार्टमेंट को पकड़ा। इसके लिए ना आपको इनफ स्टाफ चाहिए, लेकिन फॉरेस्ट में कई बार इनफ स्टाफ होता नहीं है। अब सरकार के स्टेप्स की बात करते हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2019 में फॉरेस्ट फायर को एक हजार्ड के तौर पे एड्रेस किया गया है और स्पेसिफिक टाइम बाउंड एक्शन प्लान की बात भी कही गई है। रोल निर्धारित कर दिया गया है, सेंट्रल स्टेट एजेंसीज दोनों का क्या रोल होगा। 2004 के बाद से ही फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम का यूज करता है फॉरेस्ट फायर्स को रियल टाइम बेसिस पे मॉनिटर करने के लिए। इवन देखो, हमने दूसरे देशों की एजेंसीज के साथ टाई अप भी कर रखा है, जैसे नासा वगैरह है। ये तो सैटेलाइट्स के माध्यम से ना पूरे वर्ल्ड में मॉनिटर करते रहते हैं वर्ल्ड के कौन से हिस्से में जंगल की आग लगी है, तो पता लग जाता है नासा के माध्यम से, या फिर अब तो इंडिया के पास भी शायद कैपेबिलिटी है, पता लग जाता है कि जंगल में आग लगी है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया तुरंत के तुरंत डीएफओ को बता देता है कि भैया आपके क्षेत्र में आग लगी है, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आग लगी है, और तुरंत की तुरंत लोकल फॉरेस्ट अथॉरिटीज वहां पे पहुंच जाती हैं। नेक्स्ट, फायर वेदर इंडेक्स बेस्ड फॉरेस्ट फायर डेंजर रेटिंग सिस्टम। इसमें ना वल्नरेबल एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाता है पहले से ही कि यहाँ पे संभावना ज़्यादा है, ताकि रिस्क को रिड्यूस किया जा सके। सबसे लास्ट में नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर्स 2018 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट के द्वारा। इसमें जो फॉरेस्ट के अंदर या फिर आसपास रहने वाली कम्युनिटीज़ है ना, उनको एम्पावर किया जाता है, उनको बताया जाता है कि फॉरेस्ट फायर से कैसे लड़ना है, और उनको इंसेंटिव दिया जाता है कि आपको फॉरेस्ट में आग नहीं लगने देनी है, कुछ ना कुछ, ताकि वो सहयोग करें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का और आग लगने से रोकें। वे फॉरवर्ड में क्या कहा जाता है, फॉरेस्ट फायर लाइन, इसके बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया। जगह जगह पे फॉरेस्ट फायर लाइन इस्टाब्लिश की जाए। राइटर कहते हैं वे फॉरवर्ड में बेस्ट तरीका यही है फॉरेस्ट में आग को लगने से रोकने का कि आप आग लगने ही ना दो, बजाय इसके कि आग लगे और उसके बाद आप बुझाओ। बेस्ट यही है कि आप प्रिवेंट करो। नेक्स्ट देखो, नेशनल फॉरेस्ट फायर नॉलेज नेटवर्क इस्टेब्लिश करना चाहिए, ताकि फॉरेस्ट फायर से संबंधित सारी जो नॉलेज है वो एक जगह इकट्ठी की जा सके। कैपेसिटी बिल्डिंग, फॉरेस्ट पर्सनल, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, जो फॉरेस्ट का स्टाफ है तादाद भी बढ़ाई जाए, और इनको इक्विपमेंट्स दिए जाएं, जैसे रात को देखने वाली टॉर्च है, और ज़रूरी जो इक्विपमेंट्स होते हैं आग बुझाने के लिए, वो सारे इक्विपमेंट्स लेटेस्ट वाले इनके पास में होने चाहिए। नेक्स्ट, फॉरेस्ट फायर डिपार्टमेंट, मतलब अलग से एक डिपार्टमेंट होना चाहिए फॉरेस्ट अथॉरिटीज़ में, कि ये डिपार्टमेंट जो है स्पेशल फॉरेस्ट फायर के लिए है, सेपरेट डिवीजन होनी चाहिए। नेक्स्ट, इसके लिए देखो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में कोलैबोरेशन किया जा सकता है, बेस्ट जो प्रैक्टिसेस हैं वो सीखी जा सकती हैं। सबसे लास्ट में रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को आवश्यकता है कि वो फॉरेस्ट फायर से लड़ने के लिए एप्रोप्रिएट टेक्निक्स पे रिसर्च करें, क्योंकि फॉरेस्ट फायर से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देश में गिग इकोनॉमी से संबंधित है। आप देखो सिलेबस के जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। रिसेंटली देखो देश की अलग अलग सिटीज़ में एक सर्वे कंडक्ट किया गया था। सर्वे का नाम था प्रिजनर्स ऑन व्हील्स। इसमें सर्वे में ये बताया गया 10,000 कैब ड्राइवर्स या फिर जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं, जो जोमेटो या स्विगी में काम करते हैं, वो क्या क्या परेशानियां झेलते हैं, क्या क्या चैलेंजेस झेलते हैं। ये सब देखो गिग इकोनॉमी का पार्ट है। गिग इकोनॉमी में क्या होता है, जो वर्कर्स हैं वो एम्प्लॉय के तौर पे काम नहीं करते, वो एज ए फ्रीलांसर या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं। जैसे देखो बहुत सारी फ्रीलांसर वाली वेबसाइट्स हैं जहाँ पे फ्रीलांसर्स अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं, अपनी स्किल बताते हैं। जैसे किसी की स्किल है वीडियो एडिटिंग की, वो बताता है कि मैं वीडियो एडिट करता हूँ और 1 मिनट की वीडियो एडिट करने के मैं 1000 रुपये लेता हूँ। तो अब जिसको अपनी 5 मिनट की वीडियो एडिट करवानी है वो उस पर्सन से कॉन्टैक्ट कर सकता है और 5 मिनट की वीडियो एडिट करवानी है, जो भी काम करवाना है करवा सकता है, और उसके बाद बात खत्म। यानी पर टास्क के बेसिस पे ये काम करते हैं, एक टास्क खत्म तो उसका पैसा दे दीजिए। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो
कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट देखो निश्चित समय के लिए भी हो सकता है, 3 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, पर आवर के बेसिस पे भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। कुछ वर्कर्स जैसे जोमेटो स्विगी में आपने देखा होगा, मर्जी आया जब एप्लीकेशन ऑन किया, एप्लीकेशन बंद कर दिया। ये सब एग्जाम्पल्स हैं गिग इकोनॉमी के। वैसे तो देखो कहने के लिए गिग इकोनॉमी के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे वर्कर्स को ऑटोनॉमी मिलती है, जब वो काम करना चाहे कर सकते हैं। जब उन्हें लग रहा है कि नहीं आज और काम नहीं करना, तो उबर ओला ये अपनी एप्लीकेशन बंद कर सकते हैं और आज का काम खत्म। ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है वर्कर्स को, ऑटोनॉमी मिलती है, इनकम अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं। ये सब फायदे होते हैं। एम्प्लॉयर को फ़ायदा इस प्रकार से मिलता है कि उनको ना टेम्परेरी बेसिस पे वर्कर्स को रखते हैं तो उनकी कॉस्ट बच जाती है, बजाय इसके कि परमानेंट वर्कर्स को रखा जाए। ऑपरेशंस को आसानी से स्केल किया जा सकता है, यानी एक्सपेंड किया जा सकता है। और सबसे लास्ट में कस्टमर्स को तो ज़्यादा चॉइस मिलती है। अब आपको भी पता है ब्लिंकिट, जेप्टो, ऐसे ऐसे एप्लीकेशंस आ गई हैं जो 10 मिनट में आपका सामान डिलीवर कर देती हैं, तो कस्टमर्स को तो फ़ायदा है। बट देखो दिक्कत सबसे बड़ी पता है क्या है, डेटा हम बाद में देखेंगे, लेकिन एक बार आप दिक्कत देख लीजिए गिग वर्कर्स की। अब कोई पर्सन ना 10 साल से जोमेटो में काम कर रहा है, हर क्षेत्र में आपको पता है कुछ ना कुछ तो देखो समय के हिसाब से प्रमोशन होता ही है। लेकिन कोई जोमेटो वर्कर जो 10 साल से काम कर रहा है और कोई जोमेटो वर्कर जिसने 6 महीने पहले ज्वाइन किया है, सब बराबर हैं, सबको उतना ही पैसा मिलता है। सीनियरिटी के हिसाब से ऐसा तो है नहीं कि प्रमोशन हो जाएगी, आपको एक सीनियर पोस्ट मिल जाएगी, नहीं, कुछ नहीं। दूसरा नुकसान ये है, अब काम देखो इनफॉर्मल है, फॉर्मल काम नहीं है, तो कई बार ना लोन वगैरह लेने में भी दिक्कत आती है। इसके अलावा गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स या फिर दूसरी चीज़ों को एक्सेस करने में दिक्कत आती है। वर्क लाइफ बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ जाता है। फॉर्मल सेक्टर में कोई वर्कर काम करता है, उसे तो लीगल प्रोटेक्शन मिलती है, लीगल राइट्स मिलते हैं, लेकिन गिग वर्कर्स को कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं, सोशल सिक्योरिटी भी नहीं, कोई पेंशन नहीं, कोई इंश्योरेंस नहीं। हाँ, इंश्योरेंस एक्सीडेंट वगैरह का होता है, लाइफ इंश्योरेंस नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं। वर्क प्लेसेस पे अगर अनफेयर ट्रीटमेंट हो तो उसे एड्रेस करने के लिए कोई राइट नहीं। गिग वर्कर्स के पास में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती अपने आप को अपस्किल करने की, आगे बढ़ने की, ग्रो करने की, क्योंकि डिलीवर कर रहे हैं, डिलीवरी करते रह जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि कोई चीज़ नहीं सीखी है समय के हिसाब से। सोशल स्टिग्मा भी कई बार अटैच होता है। हमारा समाज आपको भी पता है कैसा है, समाज बहुत ज़्यादा जालिम है, मतलब ऐसी नज़रों से देखता है कि अरे तुम तो डिलीवरी करते हो भाई, कोई शादी नहीं करता। ये दिक्कतें आती हैं। चलो वे फॉरवर्ड डिस्कस करने से पहले ना हम थोड़ा डेटा देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है डेटा। नीति आयोग का डेटा है 77 लाख वर्कर्स अभी एंगेज्ड हैं गिग इकोनॉमी में 2020-21 में, और 2029-30 में बढ़ के ये डेटा 23.5 मिलियन हो जाएगा, यानी 2,35,00,000। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का कहना है इंडिया की जो गिग इकोनॉमी है वो हर साल 17% की ग्रोथ रेट से एक्सपेंड हो रही है। फिर इसके बाद अभी इंडिया के पास ना सेकंड लार्जेस्ट वर्किंग एज पॉपुलेशन है, और 2049 आते आते 2049 आते आते इंडिया की जो वर्कफोर्स है ना वो ग्रो ही करती रहेगी साइज में। तो फिर इतने लोगों को रोजगार अगर देना है तो गिग इकोनॉमी में इनको रोजगार दिलवाया जा सकता है। सरकार क्या कर रही है इनके लिए वो भी देख लीजिए। कोड ऑन वेजेस 2019, इसमें सरकार ने कहा यूनिवर्सल मिनिमम वेज सबके लिए होगा, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर का वर्कर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का वर्कर है, कोई भी है, चाहे वो गिग वर्कर है, यूनिवर्सल मिनिमम वेज सबको मिलेगा। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, इसमें सरकार ने गिग वर्कर्स को रिकॉग्नाइज किया है, उनको रिकॉग्निशन प्रोवाइड की है एक नई ऑक्यूपेशनल कैटेगरी में। नेक्स्ट, डेडिकेटेड सोशल सिक्योरिटी फंड, ये जो सोशल सिक्योरिटी फंड है गिग वर्कर्स को भी बेनिफिट प्रोवाइड करता है। उसके बाद मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2020, इसमें यह बोला गया है कि जो गिग वर्कर्स हैं उनको भी देखो टर्म इंश्योरेंस मिलेगा 15 लाख का और हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा 10 लाख का। 2020-21 को बेस ईयर माना जाएगा और ये 5% हर साल इंक्रीज हो जाएगा इंश्योरेंस का अमाउंट। समझ गए? अब लास्ट में वे फॉरवर्ड में क्या सजेशंस दिए जाते हैं। राइटर कहते हैं देखो
एक निश्चित समय जरूर होना चाहिए गिग वर्कर्स के लिए। भाई ये निश्चित समय है, इसके लिए आपको इतना पैसा मिलेगा। फॉर एग्जांपल चाहे वो जोमेटो वर्कर हो या फिर उबर ओला वाले हों, ऐसा कोई सिस्टम हो जाए ना कि इतने आवर्स काम करोगे तो आपको इतना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। वो बारिश वगैरह में काम करोगे तो ऊपर नीचे हो सकता है पैसा, और एक्स्ट्रा काम करोगे फॉर एग्जांपल 8 घंटे से ज़्यादा, 6 घंटे से ज़्यादा, तो फिर इसका आपको ओवर टाइम मिलेगा। नेक्स्ट, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को ना एम्प्लॉइज ट्रीट करने की आवश्यकता है। अभी ना ये जोमेटो स्विगी ये एम्प्लॉय नहीं मानते डिलीवरी पार्टनर्स को, डिलीवरी एग्जीक्यूटिव बोलते हैं कि हम इनके साथ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हैं, लेकिन एम्प्लॉय नहीं मानते। गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, लेकिन इसके साथ साथ जो फ्लेक्सिबिलिटी है काम की उसे भी मेंटेन किया जाए। नेक्स्ट, अभी देखो जैसे जोमेटो या फिर उबर ओला है, ये एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हैं काम देने के लिए वर्कर्स को। तो जिस एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हैं ना, गवर्नमेंट को उस एल्गोरिथम पे नजर रखनी चाहिए ताकि शोषण ना हो कुछ वर्कर्स का। नेक्स्ट, वेलफेयर बोर्ड बनाने की आवश्यकता है गिग वर्कर्स के लिए। एड्रेसिंग ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड्स, जैसे देखो सेफ्टी संबंधी ट्रेनिंग दी जाए वर्कर्स को। अब जल्दी जल्दी वो अपना खाना वगैरह डिलीवर करने की कोशिश करते हैं या फिर जल्दी में होते हैं अलग अलग सेक्टर के वर्कर्स, तो उनको बताया जाए कि भैया जल्दी ना कीजिए, सेफ्टी संबंधित इक्विपमेंट्स, सेफ्टी संबंधित ट्रेनिंग उनको दी जानी चाहिए। सबसे लास्ट में एड्रेसिंग मेंटल हेल्थ। अब गिग वर्कर्स का ना वर्क और लाइफ बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ जाता है। कभी वो दिन में काम करते हैं, कभी शाम को काम करते हैं। तो वर्कर्स अगर मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस करते हैं ना, तो उनको एड्रेस करवाने की व्यवस्था भी होनी चाहिए, और इसके लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में टाई अप किया जा सकता है इन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा, या फिर जहां पे भी गिग वर्कर्स काम कर रहे हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। इसके बाद देखो क्वेश्चंस आज आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं। एक तो इंडिया की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी से संबंधित और गिग वर्कर्स से संबंधित। दोनों क्वेश्चंस के आंसर 250 वर्ड्स में आपको देने हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए बढ़िया से, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।